मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं एक नया विषय जो कि मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है और जिसमें हम आज आर्टिकल 32 को व्याख्यायित या एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसलिए भी क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछने की सिर्फ गुंजाइश ही नहीं होती, बल्कि 2019 की परीक्षा में यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के द्वारा प्रश्न पूछे गए। तो संभावना बनती है कि इस साल जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उनमें भी निश्चित तौर पर यहां से वह प्रश्न दोहराए जाएं। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं आर्टिकल 32, यानी इससे पहले हम लोग पूरी तरीके से आर्टिकल 30 तक डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 31 को मैंने यहां पर इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल 31 इज इलिमिनेटेड नाउ। उसको संविधान में मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और अब वह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, अब वह मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। सबसे पहले हम इस आर्टिकल 32 को जानते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि आर्टिकल 32 ही मौलिक अधिकार है। 33, 34 ये दोनों मौलिक अधिकारों पर के अपवाद के रूप में है और आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन कराता है। यानी ये जो आर्टिकल 32 है वो अकेला है और इसके अंतर्गत क्या आता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये संवैधानिक उपचार कर्ता कौन है? ये संवैधानिक उपचार करने का जो अधिकार है वो संविधान में किसे उपलब्ध है? ये दो लोगों को उपलब्ध है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को और दूसरी तरफ हाई कोर्ट को। यानी प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट, जिनकी वर्तमान में कुल संख्या 25 है, और हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसकी वर्तमान में संख्या 1 है, और ये कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और अब दिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? न्यू दिल्ली के नाम से। तो सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? नई दिल्ली में। और हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? 25। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो हम 24 सुनते आ रहे थे। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित की गई थी अमरावती में। आंध्र प्रदेश के लिए भी एक नए उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है जो कि अमरावती में है, और ये न्यायालय स्थापित हो चुका है। इसीलिए इनकी संख्या 24 से बढ़कर कितनी हो चुकी है? 25। अब देखिए, ये जो आपको आर्टिकल 32 दिखाई दे रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इससे संबंधित प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 32 में। दूसरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हेतु कौन सी संस्थाएं उत्तरदायी हैं? तो आपको याद रखना होगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब ये विशेष बात यह है कि एक बार जब इस संविधान का निर्माण हो चुका था तो संविधान के लागू होने से पूर्व डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी से एक प्रश्न पूछा गया कि अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे संविधान में से जो 395 आर्टिकल्स के रूप में निर्मित हुआ है, 394 आर्टिकल्स को हटाना पड़े, तो कौन सा एक वो आर्टिकल है जो संविधान में अकेला रह जाना चाहिए? तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का उत्तर था आर्टिकल 32। तो पूछा क्या क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि यह
संविधान में उपचारों की व्यवस्था करता है। संविधान में किसी व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा करता है, उन्हें प्रोटेक्शन देता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण उनके द्वारा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा गया। संविधान की आत्मा कहा गया। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजियस प्रश्न हो जाता है। आपसे सामान्यतया यह प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बच्चों का अक्सर उत्तर होता है कि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। क्या उनका ये उत्तर गलत है? कदापि नहीं। लेकिन अगर यही प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार, B.R. अंबेडकर के अनुसार। तो ध्यान रखना है, अगर ये प्रश्न डॉक्टर B.R. अंबेडकर के संदर्भ में पूछा जाता है तो इसका उत्तर आर्टिकल 32 होगा, और अगर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में नहीं पूछा जाता तो इसका उत्तर प्रियम्बिल या प्रस्तावना होगा। अब देखिए प्रश्न उठता है कि आखिर ये उपचार है जिन्हें हम संवैधानिक उपचार कहते हैं, ये किस प्रकार उपलब्ध कराए गए हैं? ये हमें उपलब्ध कराए गए हैं रिटों के रूप में या रिटों के माध्यम से। किसके माध्यम से? रिट के माध्यम से। अब ये रिट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए, तो ये रिट जारी करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसके पास है? उपचार कौन कर रहा है संविधान का? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो रिट भी जारी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी करेंगे। और ये रिट केवल कब जारी की जा सकती है? ये रिट केवल तब जारी की जा सकती है जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में, यानी यदि किसी के मौलिक अधिकार समाप्त हो चुके हैं या उसके अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। उसे किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो रिट है, जैसे हिंदी में हम याचिका कहते हैं, ये याचिका या रिट बेसिकली कितने प्रकार की होती है? अगर हम इस रिट या याचिका के संदर्भ में बात करें तो ये रिट या याचिका 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 टाइप्स की। अब ये जो 5 प्रकार की याचिकाएं हैं, अगर हम इन याचिकाओं को ध्यान से देखें तो इन याचिकाओं को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब 2 भागों में क्यों? क्योंकि 3 रिट एक तरफ और 2 रिट एक तरफ। अब प्रश्न उठा कि आखिर जब ये सब रिट ही हैं तो इनको विभाजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहले इसको समझते हैं। ये जो 3 रिटें हैं, इनके नाम भी अभी हम डिस्कस करेंगे, जिनमें पहली है हैबियस कॉर्पस, जिसे हम हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अंग्रेजी में लिखा गया एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार मैंने बताया है ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है और इसी प्रकार से पूछा भी जाएगा। एक बार पूछा गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस। एक बार पूछा गया हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा मैंडामस। मैंडामस का अर्थ होता है परमादेश। तीसरी जो रिट है उस रिट का नाम है क्यो वारंटो।
क्यो वारंटो का अर्थ क्या होता है? अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा। अब देखिए, ये 3 रिट हो गई अलग प्रकार की, अभी बताएंगे कि इनका अलग होने का कारण क्या है। और यहां पर जो 2 रिट हैं, यानी चौथी, वो कौन सी है? वह है आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। और 5वीं प्रकार की जो रिट है, इसको कहते हैं सर्टियोररी। इसका अर्थ होता है हिंदी में उत्प्रेषण। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इन 5 रिटों को अलग अलग क्यों किया गया, इसका मूल कारण क्या है। तो पहले इन 3 रिटों पे हम लोग वार्तालाप कर लेते हैं। तो ये जो 3 रिटें हैं, ये किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, किसी भी लोक प्राधिकारी या ऑफिसर के विरुद्ध जारी की जा सकती है, ये किसी भी निगम के विरुद्ध जारी की जा सकती है, यानी कॉरपोरेशन के विरुद्ध जारी की जा सकती है, ये किसी भी संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के विरुद्ध जारी की जा सकती है। लेकिन ये रिट इन चारों के विरुद्ध तो जारी की जा सकती है, परंतु न्यायालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। यानी ये तीनों रिटें इन चारों के खिलाफ तो जारी की जा सकती हैं, परंतु न्यायालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। अगर हम इन दोनों प्रकार की रिटों की बात करें, तो यहां पर ध्यान देना होगा, ये रिटें केवल न्यायालय अभिकरण। न्यायालय अभिकरण का मतलब है कि न्याय से संबंधित कोई भी संस्था, और दूसरा अधीनस्थ न्यायालय। के विरुद्ध जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट के विरुद्ध, और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है अपने राज्य के अधीन कार्य करने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध या डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों के विरुद्ध। तो इन दोनों के विरुद्ध जारी की जाएगी। ये रिट व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, निगम के विरुद्ध और संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ये 3 रिटें इन 4 के विरुद्ध, और ये 2 रिटें केवल न्यायालय अभिकरण या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम इनको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। एक एक करके रिट को उठाते जाएंगे और उसका एक्सप्लेन करते जाएंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है विशेष कि यहां पर अंग्रेजी का जो शब्द लिखा जा रहा है या हिंदी का भी एक शब्द लिखा जा रहा है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रिट समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। अगर आपने इसे समझ लिया तो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप उत्तर दे देंगे, और अगर आपने नहीं समझा तो आप इसको रटकर इसका उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हैबियस कॉर्पस पर। हैबियस कॉर्पस, ये जो हैबियस कॉर्पस है, इस हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? इस हैबियस कॉर्पस को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द से ही देखिए इसका उत्तर प्रतीत हो रहा है कि ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष माने वास्तविक रूप में, कारण माने लेकर के आओ। कौन कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से या अकारण बंदी बना लिया गया है
और उस व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में यदि आवेदन किया जाता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को बंदी बनाने वाले लोक प्राधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध यह रिट जारी करेगा और कहेगा कि उस व्यक्ति को न्यायालय में शरीर के साथ प्रस्तुत करो, यानी प्रत्यक्ष रूप में उस व्यक्ति को लेकर के आओ ताकि इस बात की पूर्णतया संतुष्टि और जांच पड़ताल की जा सके कि उसको गिरफ्तार किए जाने का कारण उचित है अथवा अनुचित है। अगर कारण उचित है तो उसके अनुसार दंड दिया जाएगा और अगर कारण अनुचित है तो तत्काल प्रभाव से कोई भी कार्यवाही न करते हुए उसको छोड़ दिया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये क्या कह रहा है कि शरीर के सहित लेकर के आओ, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ टू हैव अ बॉडी ऑफ, टू हैव अ बॉडी ऑफ। याद रखना है ये जैसे मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाएगा। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर प्रस्तुत। अब देखिए इसके बाद हम लोग दूसरी रिट पे आ जाते हैं और दूसरी रिट क्या है हमारी? दूसरी रिट है हमारी हैबियस कॉर्पस के बाद मैंडामस। मैंडामस जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमादेश। अब ये परमादेश किसी व्यक्ति को तो नहीं दिया जा सकता। ये परमादेश किसे दिया जाएगा? किसी लोक प्राधिकारी को दिया जाएगा, किसी निगम को दिया जाएगा या किसी संस्था को दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि परमादेश किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता, ये केवल संस्थाओं के विरुद्ध, किसी लोक अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध या निगमों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। अब परमादेश, यहीं से शब्द का अर्थ देखिए, परम आदेश, बड़ा आदेश। अब बड़ा आदेश कब दिया जाएगा? मान लीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति वह कार्य नहीं कर रहा है जिस कार्य को करने का उसे आदेश दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस लोक प्राधिकारी को यह आदेश देगा कि जिस कार्य की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उस कार्य को आप करें, पूर्ण करें। यानी इसका अर्थ हुआ कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने एक शब्द में कह दिया हम आदेश देते हैं, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? वी कमांड, वी कमांड। इसका अर्थ हुआ हम आदेश देते हैं और यह आदेश किसे दिया जा रहा है? उस लोक प्राधिकारी को दिया जा रहा है जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को उचित दिशा निर्देशों के साथ पूर्ण नहीं कर रहा है या पूरा नहीं कर रहा है। परमादेश के बाद जो तीसरे प्रकार की रिट आती है वो क्या है? अभी अभी हमने आपको बताया था, वो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्यो वारंटो का अर्थ है अधिकार रक्षा। अब देखिए ये जो क्यो वारंटो है या अधिकार रक्षा है, ये क्या है? यहीं से प्रश्न का उत्तर निकल कर क्या रहा है? अधिकार को पूछा जा रहा है। मान लीजिए कोई भी लोक प्राधिकारी या कोई भी निगम या कोई भी कॉरपोरेशन कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिस कार्य को करने का उसे बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उस लोक प्राधिकारी या कॉरपोरेशन या सोसाइटी के विरुद्ध रिट जारी करेगा और कहेगा कि आप इस कार्य
को क्यों कर रहे हैं, आपको इस कार्य को करने का अधिकार क्या है जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जबकि उस कार्य को जो कि आपके अधीन नहीं आता उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यानी यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो व्यक्ति अपने अधिकार से बढ़कर के कार्य कर रहा है, जो लोक प्राधिकारी अपने अधिकार से बढ़कर के कार्य कर रहा है, उस प्राधिकारी के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की जाती है। अब इस अधिकार रक्षा या क्यू वारंटों का अर्थ क्या निकल कर के आया, मैंने अभी भी बताया अधिकार पूछा जा रहा है। अब अधिकार पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस प्राधिकार से या किस अधिकार से। क्लियर हो गया होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी किसी भी बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि आपको जो कार्य प्रदान किया गया है उस कार्य को आप उचित दिशा निर्देशों के साथ पूर्ण करो। और अधिकार रक्षा या क्यू वारंटों का अर्थ हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो अधिकार प्राप्त हैं, आप उससे बढ़कर के जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को करने का अधिकार आपको किसने प्रदान किया है। आप इसका प्रस्तुतिकरण दें एक्सप्लेनेशन में। अब देखिए चौथे प्रकार की जो रिट है जो बिल्कुल भिन्न है इन तीनों प्रकार की रिट से, वो क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, इसका अर्थ है प्रतिषेध। और प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रोकना। अब रोका किसे जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था अभी अभी कि ये चौथी और पांचवी जो रिटें हैं वो ऊपर के न्यायालयों के द्वारा नीचे के न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। यह किसी लोक प्राधिकारी, निगम या संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो प्रतिषेध का अर्थ क्या हुआ, रोकना यानी टू फॉरबिड। लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि आखिर ये जो टू फॉरबिड है या रोकना है, ये किन परिस्थितियों में रोका जा रहा है। मान लीजिए कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो कार्य करने की शक्ति उसके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे ऊपर वाला न्यायालय उससे नीचे वाले न्यायालय पर यह रिट जारी करेगा उसके विरुद्ध कि आप उस कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। अब रोक दीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है। इसका मतलब है कार्यवाही क्या हो रहा है, चल रही है। कार्यवाही चल रही है यानी कार्यवाही कैसी है, अपूर्ण है। इसका मतलब है यह रिट तभी जारी की जा सकती है जब किसी कार्य को बीच में ही रोकना है, में ही रोकना है। बहुत सिंपल भाषा है। इसके अतिरिक्त जो पांचवी रिट है वो भी महत्वपूर्ण है। पांचवी रिट क्या है, पांचवी रिट है सर्टियोररी। इस सर्टियोररी का मतलब क्या है, उत्प्रेषण। इस सर्टियोररी का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका है टू बी सर्टिफाइड। यानी प्रमाणित किया जाता है। किया जाता है।
अब ध्यान दीजिए, यहां पर उत्प्रेषण का अर्थ है ऊपर भेजो। अब किसे ऊपर भेजो भाई? ऊपर किसे भेजा जाएगा? अरे कोई भी अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कि उसके बस की बात नहीं है, वो उसको क्या करे? ऊपर वाले न्यायालय को भेज दे, या फिर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के पास काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो उस काम को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, तो से ऊपर वाला न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध या हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के विरुद्ध इस प्रकार की रिट जारी करेगा और कहेगा कि आपके पास जो अतिरिक्त पेंडिंग वर्क है उसे आप तत्काल प्रभाव से ऊपर भेज दीजिए, ताकि उस पर निश्चित समय में निर्णय लिया जा सके, ताकि उस कार्य को करने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो पाए। इसलिए यह 5वीं प्रकार की रिट सर्टियोररी जारी की जाती है। लेकिन इस रिट की विशेषता क्या है? इस रिट की विशेषता यह है, ये कार्य पूर्ण होने के उपरांत, यानी जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपना डिसीजन दिया जा चुका हो, तब इस प्रकार की रिट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के विरुद्ध या हाई कोर्ट के द्वारा सबऑर्डिनेट कोर्ट के विरुद्ध जारी किया जाएगा, उससे पहले जारी नहीं किया जाएगा। तो दोनों में काम की समानता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर काम को बीच में ही रोक दिया जाता है और यह रिट जारी की जाती है जब कार्य पूर्ण हो जाता है। संभवतया मैंने प्रयास किया है कि आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और इन 5 रिटों पर इससे ज्यादा न तो कोई संभावित प्रश्न बनने की उम्मीद है और ना ही आज तक बना है। तो अगर आप इन 5 प्रकार की रिटों को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, तो मैं दावा करता हूं कि इनसे आने वाला किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा, चाहे वो यूपीएससी में पूछा जाए, चाहे स्टेट पीसीएस में, चाहे छोटी परीक्षाओं यूपीएसआई, लेखपाल एंड एसएससी वगैरह आदि के एग्जामिनेशंस में, वहां आपको इस प्रश्न का पर्याप्त व्याख्यायित यहां पर कर दिया गया है। आप इसका उत्तर देने में प्रत्येक रूप से सफल होंगे, और ये प्रश्न एज इट इज कई बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और इसके अलावा कई अन्य परीक्षाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से पूछा भी जा चुका है। तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये 5 प्रकार की रिटें आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।